नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा। आप देख रहे हैं दीपक सिन्हा इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से संबंधित सारी बातों का अध्ययन हम लोग आज के टॉपिक में करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सारी बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, इसके रूल्स की बातें करेंगे, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमें समझना है कि सैद्धांतिक अंग्रेजी से प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना संभव नहीं है जब तक इसका प्रायोगिक विश्लेषण करने की प्रक्रिया हम न सीख सके। तो आज का टॉपिक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंदर में जो हम लोगों की बातें शुरू होंगी वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो सबसे पहला बात जो आप लोगों को बताना है वो है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव का क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये हो गया कि इस अध्याय में हम लोग को सीखने के क्या क्या अवसर मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग इसमें लर्न करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, और कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग लर्न करेंगे कि एडजेक्टिव को सैद्धांतिक रूप से किस तरह से देखा जा सकता है, और यदि व्यवहारिक रूप से या प्रायोगिक रूप से देखना चाहें तो इसके रिलेशनशिप संबंध किन किन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होते हैं, और जब वाक्य में इनका प्लेसमेंट हम लोग करते हैं और वाक्य को देखने का तरीका दोनों तरफ से हम लोग देखेंगे। जब किसी वाक्य को लिखते हैं और हम सामने से देखते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से एडजेक्टिव के स्थान को भी देखने का कोशिश करेंगे और राइट हैंड साइड से भी एडजेक्टिव को देखने का स्थान देखेंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव में थ्योरेटिकल के साथ साथ रिलेशनशिप विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी चर्चा करेंगे हम लोग। रिलेशनशिप विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी चर्चा करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आगे की बात यह है कि कंसेप्ट के बाद हम लोग एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की चर्चा भी हम लोग करेंगे कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। इस टाइप ऑफ एडजेक्टिव को हम लोग दो तरह से देखने का कोशिश करेंगे। एक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को प्लेसमेंट इन द सेंटेंस, प्लेसमेंट इन द सेंटेंस, प्लेसमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में इनको कहाँ रखा जाता है इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेक्टिव, प्रॉपर्टी ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा पहलू जो होगा हम लोगों का इस सब चैप्टर में वो होगा हम लोगों का डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। तीसरी चीज़ें डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम लोग जानते हैं ऐसे सैद्धांतिक रूप से कि एडजेक्टिव में कुल मिलाकर 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग ये तीनों डिग्री की चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन में हम लोग चर्चा करेंगे पॉजिटिव डिग्री, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्पैरेटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री, और तीसरा हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे एडजेक्टिव में कि इनसे क्या क्या रूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव। चौथा टाइप जो है वो हम लोग देखेंगे कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव, कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव।
इनको कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है कि इनके व्यवहार में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि इनका प्रयोग कब किया जाए और कैसे किया जाए। तो हम लोग अलग अलग तरह से इनका यूजेस देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और इतनी बातें करने के बाद हम लोग एडजेक्टिव से प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसमें हम लोग अप्रोच पे बातें करेंगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रश्नों का हल कैसे निकाला जा सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों की जानकारी आवश्यक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं। अब हम लोग जो पहला पार्ट जो हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहला चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, और इसको हम लोग देखेंगे इन रिलेशंस विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि सैद्धांतिक बातें की जाए तो सैद्धांतिक बातों में एडजेक्टिव की जो परिभाषा होती है वो होती है कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। यदि इंग्लिश में आप कहिएगा तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू add meaning in a noun or pronoun or it qualifies the meaning of noun or pronoun। ये सैद्धांतिक परिभाषा है। अब जरा गौर से इसको समझने का कोशिश करें कि प्रायोगिक रूप से एडजेक्टिव काम क्या करता है। तो प्रायोगिक रूप से देखिएगा तो प्रायोगिक रूप से एडजेक्टिव जो है वो नाउन को या प्रोनाउन को सजाने या संवारने का काम करता है। यानी ये वैसे तत्व हैं जो डेकोरेट या ऑर्नामेंट सजाने या संवारने के काम में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ समझना ये है कि एडजेक्टिव के बिना भी वाक्य हो सकता है और एडजेक्टिव के साथ भी वाक्य हो सकता है। एडजेक्टिव के बिना वाक्य जो होगा वो सामान्य और साधारण वाक्य होगा और एडजेक्टिव के साथ जो वाक्य होगा वो अलंकृत और विभूषित वाक्य होगा। उसमें नाउन ज़्यादा ही सुंदर दिखने लगेगा। तो एडजेक्टिव का विशेष प्रयोजन ये होता है कि एडजेक्टिव से हम नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को हम सजाते हैं, इसलिए एडजेक्टिव का प्रयोग हमें करना पड़ता है। अब ये दोनों परिभाषाओं को आपके लिए मैं लिख दूं ताकि आप तैयारी के क्रम में इसको ध्यान में रखेंगे। एकेडमिक डेफिनेशन की यदि बात करता हूँ, एकेडमिक डेफिनेशन यानी जो शैक्षणिक परिभाषा है, डेफिनेशन, अगर इसके एकेडमिक डेफिनेशन की बातें हम लोग करें तो एकेडमिक डेफिनेशन हो गया कि इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड मीनिंग इन अ नाउन और प्रोनाउन। और यदि अप्लाइड डेफिनेशन यानी प्रायोगिक डेफिनेशन की हम लोग चर्चा करें, अप्लाइड डेफिनेशन की चर्चा करें तो जैसा मैंने बोला कि इट इज़ ए वर्ड विच इज यूज्ड टू डेकोरेट और ऑर्नामेंट अ नाउन और प्रोनाउन। इट इज़ अ वर्ड which is used to decorate or ornament a noun और pronoun। ये इनका डेफिनेशन का एस्पेक्ट है। कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव की बात यदि हम लोग करें तो डेफिनेशन का ये एस्पेक्ट है हम लोगों का। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले हम लोग ये निर्धारित करेंगे कि एडजेक्टिव के जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, वो और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होते हैं। एडजेक्टिव के संबंध जो हैं और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होते हैं। तो इसको ज़रा हम लोग गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव के संबंध किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं।
तो सबसे पहली बात बता दूं, रिलेशनशिप ऑफ एडजेक्टिव विथ सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ग्रामर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ एडजेक्टिव विथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर। अब इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, सपोज कि हम लोग एडजेक्टिव को बीच में लेकर चलते हैं और ये देखते हैं कि एडजेक्टिव के रिलेशनशिप किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होते हैं। तो यदि रिलेशनशिप की बात हम लोग करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के जो रिलेशनशिप होंगे वो होंगे हम लोगों के पास। एडजेक्टिव का एक रिलेशनशिप जो होता है वो आर्टिकल से होता है। एडजेक्टिव का रिलेशनशिप परिभाषा में ही बतलाया गया है कि वो नाउन या प्रोनाउन से के साथ होता है। एडजेक्टिव का रिलेशनशिप जो है वो एडवर्ब के साथ भी होता है, और एडजेक्टिव का रिलेशनशिप जो है वो प्रीपोजिशन के साथ भी होता है। प्रीपोजिशन के साथ भी होता है। तो एडजेक्टिव के मुख्य ये रिलेशनशिप होते हैं। अब वन बाय वन जरा हम लोग बात करें। अगर हम लोग नाउन की बात करते हैं कि एडजेक्टिव का रिलेशनशिप नाउन के साथ होता है, तो नाउन के साथ कैसे होता है इस पे चर्चा थोड़ी देर में जारी करेंगे। यहाँ पर हम लोग आर्टिकल से एक बात सीख लें, आर्टिकल का एक प्रॉपर्टी सीख दें कि आर्टिकल जो है मूल रूप से नाउन के लिए ही लगाया जाता है। यदि आर्टिकल के ठीक बाद सिर्फ एक शब्द, जिसको मैं प्रायोगिक रूप से कहता हूं कि यदि इंडिपेंडेंटली किसी वर्ड का यूज किया गया है तो वो नाउन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आर्टिकल के बाद यदि मान लिया जाए, प्रॉपर्टी इसलिए सीख रहे हैं कि आगे सारा चीज़ को रिलेट करने में आसानी होगा। आर्टिकल के बाद यदि मान लिया जाए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, सपोज कर लीजिए कि आर्टिकल के बाद ये हो गया वर्ड 1, मान लिया जाए दूसरा हो गया वर्ड 2, मान लिया जाए तीसरा हो गया वर्ड 3। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड आर्टिकल के बाद आ रहा है तो ऐसे स्थिति में जो अंतिम शब्द होगा वही नाउन होगा, यही नाउन होगा। आर्टिकल का में ध्यान रखना हम। प्रीपोजिशन की बात यदि करते हैं तो प्रीपोजिशन के साथ क्या बात होती है, प्रीपोजिशन के प्रॉपर्टी की बात कर ले तो प्रीपोजिशन के साथ भी यही बात होती है कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई एक शब्द आ रहा हो तो वो नाउन होगा अथवा प्रोनाउन होगा। यदि कोई एक शब्द आ रहा है तो प्रीपोजिशन का परिभाषा कहता है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द को कहते हैं। और ठीक आर्टिकल की तरह यदि हम लोग देखें कि प्रीपोजिशन के बाद यदि ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा हो, प्रीपोजिशन के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा हो, मान लिया जाए कि ये वर्ड 1 हो गया, ये वर्ड 2 हो गया, ये वर्ड 3 हो गया, तो अंतिम जो वर्ड होगा, अंतिम जो शब्द होगा वही नाउन होगा। तो इस केस में अंतिम शब्द जो होगा वो नाउन होगा। ये इनपुट इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि इससे एडजेक्टिव को पकड़ने में और एडजेक्टिव को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए ये इनपुट आपको दिया जा रहा है, इसलिए इस पे आप ज़रा ध्यान से गौर से बात समझते चलिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं कि एडवर्ब के साथ क्या क्या बातें होती हैं। एडवर्ब के साथ बात करते हैं कि एडवर्ब के साथ क्या क्या बातें होती हैं।
एडवर्ब। देखिए एडवर्ब का यदि एकेडमिक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो एडवर्ब का एकेडमिक डेफिनेशन कहता है कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। एड्स मीनिंग इन ए वर्ब, एड्स मीनिंग इन अ वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। नंबर 2 कहता है कि एड्स मीनिंग इन एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी ये कुछ ऐड करता हूँ। तीसरी बात कहता है कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है। इट एड्स मीनिंग इन एन एडवर्ब ऑल्सो, एड्स मीनिंग इन एन एडवर्ब। इसको फिर से ज़रा कर दूं आपको, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो इसको यदि हम लोग ऐसा कहें एडवर्ब के विषय में कि एडवर्ब वह भी शब्द होता है जो एड्स मीनिंग इन एन एडवर्ब, इसको भी एडवर्ब हम लोग कहते हैं। ऑलराइट, आगे की बात यह है कि चौथी बात जो कहता है एडवर्ब के लिए, नंबर 4 जो बात होती है एडवर्ब के लिए वो होती है नंबर 4 कि एडवर्ब वह शब्द भी होता है जो कि पूरे सेंटेंस के मीनिंग में कुछ ऐड करता हो। एड्स मीनिंग इन ए कंप्लीट सेंटेंस, एड्स मीनिंग इन अ कंप्लीट सेंटेंस, ये पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग में भी ऐड करने का काम करता है, तो उसको भी एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन आपके साथ चलने वाला है वो है कि एडवर्ब का रिलेशनशिप एडजेक्टिव से क्या होता है। तो हमारी जो बातें होंगी यहाँ पर, ये हम लोगों की बातें चलेगी कि एडजेक्टिव से रिलेटेड इसमें क्या क्या बातें होंगी। तो इनके जो रिलेशनशिप होते हैं आर्टिकल से, तो आर्टिकल का प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एडवर्ब से रिलेशनशिप है उसकी बात करेंगे, प्रीपोजिशन के साथ रिलेशनशिप है उसकी बात करेंगे बाद में। अब सवाल उठता है कि ये सारा नाउन और प्रोनाउन के लिए बातें की जा रही है, प्रोनाउन के विषय में भी कहा जाता है कि ये नाउन के बदले में आता है, और एडजेक्टिव के विषय में कहा जाता है कि ये नाउन के लिए आता है। तो ज़रा फ़र्क याद रखिएगा कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले में आता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, जबकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के साथ आता है, नाउन को सपोर्ट करता है, नाउन को सुंदर बनाता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। ज़रा ये फ़र्क समझ लीजिए आप कि प्रोनाउन और इसमें फ़र्क एडजेक्टिव में क्या हो सकता है। ये फ़र्क है, यदि प्रोनाउन की बात करें और दूसरी तरफ एडजेक्टिव की बात करें, तो प्रोनाउन के विषय में हम जानते हैं कि ये नाउन के बदले में आता है, जबकि एडजेक्टिव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये नाउन के लिए आता है। दूसरी भाषा में कहें तो प्रोनाउन जो होता है ये सब्स्टिट्यूट होता है ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन के विषय में बोले तो ये सपोर्ट होता है, सपोर्ट टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो बातें मैं आपको लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ,
ये किसी किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा। ये सारी बातें प्रायोगिक हैं, व्यवहारिक हैं, और वो शिक्षक भी नहीं बता पाएंगे जो किताबों को रटकर क्लासरूम में आपको पढ़ा रहे हैं। तो नाउन और एडजेक्टिव के प्रयोग में ये फर्क होता है, प्रायोगिक रूप से ये अंतर पाया जाता है। अब एडजेक्टिव का यूजेस यदि हम लोग करते हैं तो एडजेक्टिव का प्रयोग जब हम करेंगे तो एक सेंटेंस में करेंगे। एक सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो एक सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। अब यहाँ पर समझना ये है कि हम एडजेक्टिव सीखने जा रहे हैं। ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कहाँ करते हैं और राइट हैंड साइड से एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कहाँ करते हैं। राइट हैंड साइड से एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कैसे करते हैं, इनको देखना चाहेंगे। और इस प्लेसमेंट के साथ साथ जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके विषय में भी हम लोग जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। इसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये भी बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे हम लोग। इससे आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। वर्ब बी के विषय में थोड़ा सा मौलिक जानकारी हम लोग रखेंगे। वर्ब बी, ऐसे तो हम लोग जानते हैं वर्ब बी के विषय में, तो वर्ब बी के विषय में मौलिक जानकारी हम लोग रखेंगे। वर्ब बी, वर्ब बी जो होता है इसके कुल मिलाकर 8 स्वरूप होते हैं। उस 8 स्वरूप में बी तो एक खुद ही होता है, इसके अलावा इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बीन होता है और बीइंग होता है। इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। वर्ब बी के इस 8 रूप की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, इसलिए इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 8 रूप का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे करेंगे। ये 8 रूप हो गया हम लोगों का वर्ब बी का। ये सब बेसिक और बुनियादी बातें हैं जो हर जगह आपके लिए काम में आने वाली हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान से सीखते चलें, ये आगे भी काम में आने वाली है। अब जरा हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ अब हम लोग जरा देखते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। हमारे प्रायोगिक शब्दावली में इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में, इसके साथ कोई और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो एडजेक्टिव का प्रयोग यदि हम लोग इंडिपेंडेंटली करते हैं तो ये पहला टॉपिक हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और यहाँ से कुछ व्यवहारिक बात सीखते हैं, किताबों से हटकर बात सीखेंगे। ये हम लोगों का पहला टॉपिक हो जाएगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव in the sentence independently यानी स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव का प्रयोग, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस का जो मूल स्ट्रक्चर होता है, आज कुछ मैं और बेसिक बातें बताऊं जो किताबों से हटकर है और शिक्षकों के नॉलेज से परे है, कि एक सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस का मिनिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो ये कहा जाता है कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर है और कहता है कि यदि ये सब्जेक्ट है हम लोगों का तो सामान्यतः सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वह भी नाउन या प्रोनाउन होगा। एक टर्मिनोलॉजी जो है ऑब्जेक्ट, वो तो हम लोग जानते ही जानते हैं। एक दूसरा टर्मिनोलॉजी भी है जो कोई प्रेडिकेट कहते हैं हम लोग।
तो ये प्रेडिकेट कौन सा टर्म होता है, जरा समझा जाए व्यवहारिक रूप से। दूसरा जो है हम लोगों के पास टर्म सीखने के लिए कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और प्रेडिकेट होगा। भैया अब इसको समझने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल लेना होगा और इसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट करना होगा। सब्जेक्ट तो जो भी होगा वो तो नाउन या प्रोनाउन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रेडिकेट क्या होगा भाई, क्या ये भी नाउन या प्रोनाउन होगा? तो नहीं। अब इस पे हम लोग बातें करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, और उस वाक्य से हम लोग सीखते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं एक एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, ये पहला एग्जाम्पल हम, और इसी के पैरेलल समतुल्य लिखते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, और एक और लिख देते हैं इसी के पैरेलल, एक एक वाक्य और लिखते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं दूसरा वाक्य कि ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, और दूसरा लिखते हैं ही ड्राइव्स फास्ट। ऑलराइट, अब जरा गौर करते हैं इन बातों पे। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग जो 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन 2 स्ट्रक्चरों का जरा विश्लेषण करते हैं। पहले वाले में जैसे राम है तो पहला स्ट्रक्चर के हिसाब से राम जो है हम लोगों का सब्जेक्ट है, इज जो है यहाँ पर वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और बॉय जो है वर्ब के बाद आ रहा है, जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाउन है। लेकिन दूसरे वाले वाक्य में देखिएगा कि राम जो है एक नाउन है और ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का एक व्यवहारिक परिभाषा होता है कि वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। चूंकि वर्ब के पहले राम आ रहा है, सब्जेक्ट है, और राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है। उसी प्रकार दूसरे वाले वाक्य में भी राम जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये एज यूजुअल वर्ब है। अब जरा सोचना है कि क्या इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है? तो इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट होता इंटेलिजेंट तो या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता। अर्थ से चलिएगा तो इंटेलिजेंट विशेषता को बतला रहा, और विशेषता बतलाने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। और प्लेसमेंट से चलिएगा तो आप ये कहिएगा कि इंटेलिजेंट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा तो जरूर गया है, लेकिन ये नाउन नहीं है या प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यानी व्यवहारिक और प्रायोगिक रूप से यदि बात करिएगा तो आप ये कहिए कि स्थान ऑब्जेक्ट का हो, लेकिन उस स्थान पर यदि एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया गया हो तो ऐसे एडजेक्टिव को प्रेडिकेट कहते हैं। अब समझ लीजिएगा, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। क्या बातें हो गई? बातें ये हो गई कि ऑब्जेक्ट का स्थान हो और वहाँ नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया हो, इसके बदले में एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे ही एडजेक्टिव को प्रेडिकेट कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेडिकेट जब भी कुछ हो सकता है तो एक संभावना तो निकल कर आ गई कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव होता है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो कि इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ही ड्राइव्स अ कार। अब इसका विश्लेषण भी कर लीजिए जरा। ड्राइव्स जो है ये वर्ब है हम लोगों का, ऑफ कोर्स ये मेन वर्ब है। वर्ब के पहले आने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ही जो है हम लोगों का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये प्रोनाउन है, सही है। ड्राइव्स के बाद ये जो आ रहा है कार, ये
ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, और कार जो है एक नाउन है, एक वस्तु का है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यदि आर्टिकल के बाद एक सिंगल शब्द आ रहा हो, इंडिपेंडेंट वर्ड आ रहा हो, तो हमेशा नाउन होता है। देखिए यहाँ पर ये नाउन है ना बॉय, यहाँ पर बॉय जो है वो नाउन है, यहाँ पर कार जो है वो नाउन है। अब दूसरे वाले साइड में आते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। इस वाक्य में देखते हैं तो ड्राइव्स जो है, पुनः जानकर मैंने रिपीट किया है आपको समझाने के लिए, ड्राइव्स जो है वह पुनः एक वर्ब है, और वर्ब के पहले आने वाला जो तत्व होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। अब जरा सोचिए, वर्ब के बाद ये फास्ट आ रहा है, क्या फास्ट जो है वो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो भैया ऐसा है कि फास्ट जो है वो ड्राइव यानी वर्ब की विशेषता को बतला रहा है। स्थान कहाँ पर है फास्ट का? फास्ट का स्थान है ऑब्जेक्ट के जगह पर, लेकिन ये वर्ब की विशेषता बतला रहा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्ब की विशेषता जो बतलाए उसको एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट यहाँ पर जो है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि स्थान हो ऑब्जेक्ट का, और यदि वहाँ एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे शब्द को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी प्रेडिकेट का व्यवहारिक रूप देखिएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा गौर कीजिएगा कि यदि वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, और यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि वर्ब के बाद एडजेक्टिव का, यानी एडजेक्टिव को प्रेडिकेट की तरह यूज किया गया हो, तो इसके पहले देखिए कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। एडवर्ब के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। ये तो एडजेक्टिव की बात हो गई, वो हो गई कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो उसको प्रेडिकेट करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है सीखने का कि क्या एडजेक्टिव को इंडिपेंडेंटली एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट की जगह पे तो हम लोगों ने देख लिया कि एडजेक्टिव का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह की जगह पर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पर करेंगे तो वो हमारा क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेट कहा जाएगा। क्या सब्जेक्ट की तरह इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं? तो देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, ट्रिक लगाइएगा, जरा ट्रिक लगाइएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात, कि अभी जो हम लोग बात किए परिभाषा में कि सब्जेक्ट जो होता है नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी एडजेक्टिव का तो जगह उसमें था नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडजेक्टिव को स्वतंत्र रूप से हम सब्जेक्ट की तरह कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा हुआ हो तो कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। लेकिन यूज ऑफ एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट की बात कर लें, यहां से कुछ रूल सीखेंगे, व्यवहारिक रूल सीखेंगे। यूज ऑफ एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट, यूज ऑफ एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और वो भी किस कैपेसिटी में? इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में। सब्जेक्ट इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, यहां लिख ही देता हूं, इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी। तो पहला बात तो ये है कि एडजेक्टिव को हम लोग सब्जेक्ट की तरह इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में नहीं लिख सकते हैं, अपवादों को छोड़कर। तो पहला बात है कि वी कैनॉट यूज, एडजेक्टिव को स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मुख्य बात याद रखिएगा, और इससे जुड़ी हुई बात इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्य बात, एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग
स्वतंत्र रूप यानी इंडिपेंडेंटली सब्जेक्ट की जगह नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जाता है, परंतु कुछ एक एडजेक्टिव ऐसे हैं, कुछ एक एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जो कि कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को अपवाद स्वरूप सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। ऐसे एडजेक्टिव को अपवाद स्वरूप सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। और जब इन्हें सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है तो इनके साथ दो नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे अपवाद स्वरूप, ऐसे एडजेक्टिव जो कॉमन नाउन की तरह कार्य करते हों, यदि उन्हें सब्जेक्ट की तरह रखा जाए तो उनके साथ दो नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा ये समझ लिया जाए कि ऐसे एडजेक्टिव जो कॉमन नाउन की तरह कार्य करते हों और सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए गए हों तो निम्नलिखित दो नियमों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित दो नियमों का पालन किया जाता है और जो निम्नलिखित है पालन किया जाता है, जो निम्नलिखित है पहला नियम कहता है कि ऐसे एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ऐसे किया जाता है। रूल नंबर 1, नियम संख्या 1। इस स्थिति में जो नियम संख्या 1 है, नियम संख्या 1 कहता है कि ऐसे एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। नियम संख्या 2, इससे संबंधित जो दूसरा नियम है वो नियम संख्या 2। नियम संख्या 2 इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब जरा एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके ऊपर में आधारित एक दो एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल द, जैसे मान लिया जाए सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है, रिच आर द privileged class of the society। अब ये वाक्य गलत है, इसलिए गलत है कि रिच जो है वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ रिच का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया गया है और रिच का मतलब यहाँ अमीर से नहीं हो रहा। अमीर व्यक्तियों के पूरे समूह का बोध कराया जा रहा है, यानी रिच का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जा रहा है। अगर रिच का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जा रहा है तो पहला नियम कहता है कि ऐसे एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ रिच के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और यदि ऐसे एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जा रहा है जहां ये कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा हो, तो उस स्थिति में भी द का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर कि one should not give undue importance to rich। अब देखिए यहाँ पर जो है रिच जो है वो विशेषता बतलाने की बात नहीं कर रहा है। यह रिच कहने का मतलब कि धनी व्यक्तियों को बेवजह महत्व नहीं देना चाहिए किसी को। तो यहाँ रिच का प्रयोग जो किया गया वो हम लोगों का कॉमन नाउन की तरह किया गया, पूरे समूह के लिए किया गया। तो यदि एडजेक्टिव का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट की तरह किया जा रहा हो, कॉमन नाउन की तरह किया जा रहा हो, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाएगा, अब जाकर ये वाक्य सही हो जाएगा। द लगने से ये वाक्य सही हो जाएगा और फिर ये समाप्त हो जाएगा। ये तो था डेफिनेट आर्टिकल द के साथ संबंध एडजेक्टिव का, जब एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में लेकर चल रहे थे। तो जरा दूसरा एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं हम लोग, कि दूसरी बात मैंने आपको बताया, जरा उस पर बात करता हूँ। अब जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, मान लिया जाए ऐसा लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं, इन द struggle between the good and bad, the bad is ultimately defeated। ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर विश्लेषण करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि द डेड डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम लिविंग,
यहाँ कुछ बातें सीखने का अवसर मिलेगा, ज़रा ध्यान से चलते रहिएगा तो अच्छी बातें सीखने का अवसर आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताया, ज़रा समझिएगा, बड़ी अच्छी बात करने जा रहा हूँ। अभी मैंने एक बात बताया कि प्रीपोजिशन का प्रॉपर्टी होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जब एक शब्दों का समूह आ जाता है, जैसे ये शब्दों का समूह है, एक शब्द हो गया द, दूसरा शब्द हो गया स्ट्रगल, तीसरा प्रीपोजिशन हो गया बिटवीन, फिर भी यहाँ भी प्रीपोजिशन है। इसको ऐसे करते हैं, इन द स्ट्रगल, ये एक पार्ट हो गया हम लोगों का, इन प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद दो शब्द है। रिलेटेड बात बता रहा हूँ, समझ कर चलिएगा। तो ये अंतिम शब्द जो इसके साथ है वो है स्ट्रगल। स्ट्रगल जो हो गया वो नाउन हो गया। बिटवीन फिर से एक प्रीपोजिशन होता है, याद रखिएगा। और प्रीपोजिशन का प्रॉपर्टी कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो होता है वो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर यहाँ पर गुड लिखा हुआ है तो ऑब्वियस रूप में ये नाउन है, और ये नाउन है, हालांकि दिखता एडजेक्टिव की तरह है, ये नाउन है। नाउन होने के कारण ये अच्छाइयों के पूरे समूह की चर्चा कर रहा है। तो है तो एडजेक्टिव, लेकिन बिहेव कर रहा है ये कॉमन नाउन की तरह। और चूंकि ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, पहले वाले नियम से। अब एंड के बाद बैड लगा हुआ। अब बैड जब बिटवीन के बाद ये गुड नाउन है तो इसके बाद बैड भी नाउन होगा। बैड दिखता है एडजेक्टिव की तरह, लेकिन यदि बात हम लोग करें तो बैड कहने का मतलब बुराइयों का बोध करा रहा है। यदि बुराइयों का बोध करा रहा है तो ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो नियम क्या कहता है कि इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाना आवश्यक है। द लग गया हम लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर देखते हैं द बैड इज अल्टीमेटली डिफीटेड। इज जो है हम लोगों का यह हेल्पिंग वर्ब है, और ये बात हम लोग अक्सर करते हैं कि वर्ब के पहले आने वाला जो भी होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब बैड यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मूल रूप से एडजेक्टिव है, लेकिन पूरे समूह या समुदाय के लिए यूज किया गया है, अर्थात ये कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। और कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है। बात नंबर 2, यदि कभी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हो तो इसके साथ लगने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल इन नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्रयुक्त जो वर्ब है वो सिंगुलर इन नंबर है, जो कि गलत है। तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए, आर का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सही वाक्य हो जाएगा आर। दूसरे वाले भाग में आते हैं, दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल कहता है द डेड डज नॉट रिक्वायर। तो यहाँ पर डज जो है वो हम लोगों का वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। अगर डेड की बात हम करें कि डेड नाउन है या नहीं, इसके पहले तो नाउन आना चाहिए। डेड का मतलब मृत होता है, जो कि मूल रूप से एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का एक पहचान और याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के साथ यदि नाउन लगा दीजिएगा और एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन निकल जाएगा तो इसका मतलब वह शब्द एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए डेड के साथ आप बॉडी लगा देते हैं, डेड बॉडी, तो बॉडी नाउन है, उस बॉडी के लिए डेड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो डेड को हम लोग एडजेक्टिव कह सकते हैं। डेड एंड कहते हैं, डेड एंड कहने में एंड जो है वो नाउन है, डेड उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। डेथ ओवर कहते हैं, क्रिकेट की भाषा में डेथ ओवर कहते हैं, जो अंतिम 1-2 ओवर बचा हुआ होता है, तो ओवर वहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है और डेथ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यानी ये डेड जो है वो पूर्ण रूप से एडजेक्टिव है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया गया है, कॉमन नाउन की तरह किया गया है। और नियम संख्या 1 कहता है कि यदि इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह से किया गया हो तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है, जो लगा हुआ है, यह सही है। रूल संख्या 2 कहता है कि इसके बाद एक प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, जबकि डज जो है वो सिंगुलर इन नंबर है, इसके बदले में प्लूरल वर्ब के रूप में क्या आनी चाहिए, डू आनी चाहिए। रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम लिविंग। लिविंग कहने का मतलब हो गया यहाँ पर सजीव, जीवित लोगों का, जो कि पुनः एक एडजेक्टिव है। फिर उसी तरह आप देख लीजिए, लिविंग थिंग, लिविंग पर्सन, लिविंग ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, यानी लिविंग के साथ थिंग लगा दिया, लिविंग के साथ पर्सन लगा दिया, लिविंग के साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया। कहने का मतलब कि लिविंग जो है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग
दूसरी बात और ध्यान में रखिएगा कि फ्रॉम है जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का ही रूप आएगा। लिविंग दिखता है एडजेक्टिव की तरह, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है नाउन का, वो भी कॉमन नाउन का। और कॉमन नाउन की तरह यदि काम कर रहा है तो इसके पहले द लगाना आवश्यक है, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। तो एडजेक्टिव का जब सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो हम वैसे ही एडजेक्टिव का इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं जो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे। ब्यूटीफुल से आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, नहीं बनेगा। इंटेलिजेंट से आप बना लीजिए, कुछ नहीं बनेगा। और यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं तो इंडिपेंडेंटली, यानी उसके साथ कोई भी तत्व नहीं लगाते हैं, तो वो वर्ब के ठीक बाद आएगा, और वैसे एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव जितनी हम लोगों ने चर्चा अभी की है, उसमें हम लोग यदि फॉर्मूला बना लें एडजेक्टिव का, तो हम लोग अगर हम लोग कहते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला इंडिपेंडेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का इंडिपेंडेंट यूज का फॉर्मूला। आज सब्जेक्ट यदि बात करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर यदि हम लोग यूज करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ये, सब्जेक्ट की जगह यदि बात करें तो यहाँ पर होना ये है कि द होगा और इसके बाद एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, वो होगा इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो काम करेगा कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह, और इसका प्लेसमेंट जो होगा वो वर्ब के पहले होगा, क्योंकि वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, और ये वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये वर्ब जो होगा ये प्लूरल होगा। ये एज ए सब्जेक्ट यदि हम लोग इसको रखते हैं तो इंडिपेंडेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव को, एज एन ऑब्जेक्ट यदि हम रखते हैं इंडिपेंडेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव को एज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरह कैसे हम लोग रखेंगे, जरा वो बात कर लें। एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यदि रखते हैं तो सब्जेक्ट एडजेक्टिव का प्लेसमेंट जो होगा वो होगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो वर्ब होता है सामान्यतः वर्ब बी का ही कोई रूप होगा। वर्ब बी के बाद ही डायरेक्टली यानी स्वतंत्र रूप से सीधे तौर पर और इंडिपेंडेंटली एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा स्वतंत्र रूप से, वर्ब बी के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताऊं, ये वर्ब बी का कहानी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया कि क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि दो द ट्राइबल्स हैज पुअर दे donated a huge amount of money। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नरेंद्र मोदी is popularly among the youth of the country। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, one should be kindly towards
द एनिमल्स। ये 3 सेंटेंसेस को हम लोग लेकर इस पे जरा चर्चा करें तो एक बात और अच्छी सीख लेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं। यहाँ पर ट्राइबल्स जो है वो सब्जेक्ट है, 2 जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसके कोरिलेटिव के रूप में कॉमा लगा हुआ है, ये हैज वर्ब है, वर्ब के लिए ट्राइबल्स जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पुअर जो है वो एडजेक्टिव है या नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन की तरह प्रयोग किया गया होता तो द होता, तो ये एडजेक्टिव है। क्या इसके साथ हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ देगा कि जनजातीय के पास गरीबी है। लेकिन ये कहता आगे कि दे डोनेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एक बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने पैसे को दान दिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये गरीब हैं या गरीब रह चुके हैं। तो इसको यदि सुधारेंगे तो हम लोग इसको 2 तरह से सुधार सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि प्रेजेंट में लिखा हुआ तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ट्राइबल्स प्लूरल है। पहला तो गलती ये है कि हैज नहीं होना चाहिए, ये हैव होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, हैव होगा। तो ट्राइबल्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो पहला तो इसको है कि प्लूरल के लिए अगर प्रेजेंट में देखेंगे तो आर लगा सकते हैं, और आर जो है वर्ब बी का फॉर्म है और वर्ब बी के बाद एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा हम कर सकते हैं कि हैव के साथ वर्ब बी का फॉर्म बीन लगा दें, वर्ब बीन के बाद भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं बीन के बाद। तो ये 2 तरीके से हम लोग इसको सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा वाले वाक्य में, नरेंद्र मोदी इज पॉपुलरली। एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि जिस शब्द के अंत में या जिस एडजेक्टिव के अंत में ly लगा होता है तो वो एडवर्ब होता है। अब यहां पर देखते हैं तो वर्ब बी है, ये बी का फॉर्म है, वर्ब बी के बाद एक स्वतंत्र रूप से यह शब्द प्रयोग किया गया है जो कि है एडवर्ब। तो नियम ये कहता है वर्ब बी के बाद स्वतंत्र रूप से एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से, याद रखिएगा, वर्ब बी के बाद स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो ly का प्रयोग जो यहाँ पर किया गया है ये गलत है, ये पॉपुलर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं कि वन शुड बी काइंडली टुवर्ड्स द एनिमल्स। अब यहाँ पर पुनः हम लोग को देखने का अवसर मिलता है कि बी जो है वर्ब बी का ही रूप है, और इसके अंत में ly लग गया तो ये एडवर्ब का रूप ले लिया। और अभी अभी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं कि वर्ब बी के बाद इंडिपेंडेंटली एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी इसको सही करने के लिए ly को हटा देंगे। तो वर्ब बी के बाद ये पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि वर्ब बी के बाद इंडिपेंडेंटली यदि यूज करना हो, इंडिपेंडेंटली वर्ब बी के बाद, तो हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझ कर रखेंगे। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए तब फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो ये बातें हम लोग कर रहे थे कि एडजेक्टिव का इंडिपेंडेंट यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो क्या संभावना बनती है, एडजेक्टिव का इंडिपेंडेंट यूज ऑब्जेक्ट की तरह किया जाए तो क्या संभावना बनती है, ये बातें हम लोग कर रहे थे। इसके बाद की बात हम लोग करेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग इन एसोसिएशन विथ आर्टिकल और एडवर्ब किया जाएगा, तो फिर हम लोग कैसे उसको देखेंगे और कैसे उसका प्लेसमेंट करेंगे, ये बातें हम लोग सीखेंगे और उससे जुड़ी हुई नियमों की भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। धन्यवाद।